नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 6 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की यूनिट 3 को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो तीसरी यूनिट है उसको हम लोग वन शॉट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। और आपकी तीसरी यूनिट का टाइटल है मेजर ग्लोबल कॉर्पोरेट फेलियर्स, अलोंग विद आपको पढ़ना है इंटरनेशनल कोड को। ध्यान दीजिएगा, तीसरी यूनिट से आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर करीब करीब 18 मार्क्स के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, इररिस्पेक्टिव कि आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या ऑनर्स के स्टूडेंट है, रेगुलर के स्टूडेंट है, एसएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है। आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर, आज का ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, वैसे तो अगर आप लोग ग्लोबल कॉर्पोरेट फेलियर्स को पढ़ते हैं तो यहाँ पर करीब करीब आपके सिलेबस के अंदर इंटरनेशनल ग्लोबल कॉर्पोरेट फेलियर की बात करते हैं तो 6 आपके कॉर्पोरेट फेलियर से डाले गए हैं। इसके अलावा आपके कुछ इंटरनेशनल कोड्स भी हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। लेकिन मैंने क्या किया है, आपके जितने भी पीवाईक्यूज दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है उनको एनालिसिस करने के बाद, और क्योंकि एक लंबे समय से मैं आप सभी को इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके बिहा पे मैंने आप सभी के लिए इस पर्टिकुलर यूनिट से या दोनों चैप्टर से आपके कुछ 20% ऐसे टॉपिक निकाले हैं, या मैं कहूं कुछ 20% ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जिनके इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना और चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर जो जो क्वेश्चंस और जो जो टॉपिक्स मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा ना, आप किसी भी ईयर के पीवाईक्यूज को उठा करके देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको आज के वीडियो लेक्चर के अंदर से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी आज के सेशन की सीरियसनेस को समझते हुए मेरे साथ आखिरी तक एक एक कॉन्सेप्ट को बनाते चलेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं कुछ कुछ टॉपिक से स्टार्ट करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग आपके एनरॉन स्कैंडल को पढ़ेंगे। देखिए, ये आपका एक ऐसा स्कैंडल है जिसके लिए आपको फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको करीब करीब मान करके चले 10 नंबर तक का सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक सवाल देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप लोग समझे कि भाई साहब, ये जो आपका एनरॉन स्कैंडल था ना, ये एग्जैक्टली था क्या। उसके बाद हम लोग देखेंगे एनरॉन का क्या बैकग्राउंड रहा, एग्जैक्टली कौन कौन से कारण थे कॉर्पोरेट फेलियर्स के, इसको स्कैंडल का नाम क्यों दिया गया, और ये सारा भांडाफोड़ होने के बाद उसका रिजल्ट क्या रहा, और एग्जैक्टली कौन कौन से रिफॉर्म एग्जैक्टली एग्जिस्ट किए। ठीक है, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग एनरॉन स्कैंडल की बात करते हैं तो एनरॉन स्कैंडल अपने आप में ह्यूमन हिस्ट्री का, मानव इतिहास का, जब जब आप लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कैंडल्स की बात करते हैं तो उनमें आपका एनरॉन स्कैंडल का नाम शुमार देखने को मिलेगा। यानी आप लोग कह सकते हैं, जब जब आप लोग बिगेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर की बात करेंगे हिस्ट्री की, तो वहां पर आपको किसका नाम दिखाई देगा सर, आपको एनरॉन स्कैंडल का नाम दिखाई देगा। अगर आप लोग एनरॉन की बात करते हैं तो एनरॉन अपने आप में एक अमेरिकन एनर्जी कंपनी थी जिसको फाउंड किया गया था 1985 के अंदर। ठीक है, तो जो आपका एनरॉन एनर्जी कंपनी था जिसको फाउंड कब किया गया था 1985 के अंदर, और दिसंबर 2001 के अंदर इस कॉर्पोरेट स्कैंडल को सामने लाया गया था। यानी कि आप लोग कह सकते हो मोटा मोटा जो आपका एनरॉन था ना, वो आपका बैंक करप्ट हो गया था कब, आपका दिसंबर 2001 के अंदर। ठीक है, तो आपका जो एनरॉन है बैंक करप्ट कब हुआ था, दिसंबर 2001 के अंदर हुआ था। और यहां पर मेजरली ध्यान दीजिएगा, काफी सारे अकाउंटिंग फ्रॉड्स किए जा रहे थे, अनएथिकल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस किया जा रहा था, अलोंग विद यहां पे फेलियर्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म देखा गया, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा, मैंने बताया ना, मानव इतिहास के सबसे बड़े स्कैंडल में इसका नाम आता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा आप सभी को इतना लिखना है आपके एग्जामिनेशन के अंदर, ताकि एग्जामिनर पहली 4 लाइन पढ़ के ये आइडिया लगा सके कि सामने वाले बच्चे को अच्छी खासी नॉलेज इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस स्कैंडल के अंदर मेजरली हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है। सबसे पहले क्या है सर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, द स्कैंडल हाइलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ, माने इस स्कैंडल की वजह से हमें समझ में आया कि ट्रांसपेरेंसी की क्या इंपॉर्टेंस
इंपॉर्टेंस होती है, एथिकल लीडरशिप की क्या इंपॉर्टेंस होती है, आपके जो ऑडिटर्स है उनकी इंडिपेंडेंसी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, एंड स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या होता है। ये सारी ऐसी चीजें थी जिनका लैक देखने को मिला था इस स्कैंडल के सामने आने से पहले। माने इन सभी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। ये स्कैंडल हुआ उसके बाद काफी सारे रिफॉर्म्स आए और हमें समझ में आया कि भाई साहब ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, लीडरशिप भी एथिकल होना चाहिए। हमें समझ में आया जो आपकी ऑडिटिंग होता है वहां पे इंडिपेंडेंस देखने को मिलना चाहिए। कुल मिलाकर के ये सारे पॉइंट्स को स्कैंडल के बाद हाईलाइट किया गया था। ठीक है, तो आई होप कितनी क्लैरिटी मिल गया होगा एनरॉन स्कैंडल को लेकर के ना। बुनियादी तौर पे आपको एक समझ विकसित हो गई होगी कि भाई साहब एनरॉन स्कैंडल था क्या। ठीक है, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा उनको एक क्लैरिटी मिल गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले मेरे को एनरॉन को अच्छे से एक्सप्लेन करना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या लिखता है, एनरॉन स्कैंडल रेफर करता है मैनिपुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या देखने को मिला था, मैनिपुलेशन देखने को मिला था बाय द एनरोल टॉप मैनेजमेंट। ध्यान दीजिएगा टॉप मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में के अंदर मैनिपुलेशन किया। क्या किया, यहाँ पर आपके शो किए गए फेक प्रॉफिट्स को एंड हाइड किए गए ह्यूज डेप्ट को, जो भी इनके ऊपर कर्ज था ना, फ्रॉम द इन्वेस्टर, शेयर होल्डर्स एंड द रेगुलेटर। समझ में आया यहाँ पे क्या किया गया था। जो आपका एनरोन का टॉप मैनेजमेंट था उसने बेसिकली किया क्या, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे उनको मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट करके इन्होंने अपने खुद के डेप्थ को एक तरीके से हाइड किया फ्रॉम द इन्वेस्टर, हाइड किया फ्रॉम द शेयर होल्डर्स एंड हाइड किया फ्रॉम द रेगुलेटर्स। ठीक है, अब यहां पर एग्जैक्टली सीन कुछ और था। ये आपके प्रॉफिटेबल दिखा रहे थे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, और बैकएंड पे चीज क्या चल रही थी कि इनके सर पे बहुत सारा कर्ज था, जो बाद में जाके भांडाफोड़ होने के बाद पता चला कि इन्वेस्टर का पैसा यहां पर जो लगा था उनका पैसा डूब गया। समझ में, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस कंपनी ने क्या क्या किया। सर इस कंपनी ने आपके फॉल्स अकाउंटिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया। क्लियर है, यहाँ पर आपके स्पेशल पर्पस एंटिटीज बनाई गई अपने कर्ज को छुपाने के लिए। यहाँ पे ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग किया गया और यहाँ पर आपके मैनिपुलेशन ऑफ द स्टॉक प्राइस को देखने को मिला। कुल मिलाकर के ये सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस एनरॉन मैनेजमेंट द्वारा की गई थी, जिसका रिजल्ट ये रहा इन्वेस्टर सफर्ड मैसिव लॉस व्हेन द कंपनी कोलैप्स। समझ में आया, तो इसका रिजल्ट क्या रहा सर, जब कंपनी कोलैप्स हुई तो आपके इन्वेस्टर का एक बहुत बड़ा मैसिव लॉस हुआ। क्लियर है, तो दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट जिनको आप लोग मीनिंग के अंदर लिख सकते हैं। यहां से आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा। अब आगे अगर आप लोग बढ़ते हैं तो आपके जो एनरॉन स्कैंडल या एनरॉन जो आपका कॉर्पोरेशन था उसके बैकग्राउंड को समझते हुए इसको फाउंड किया गया था 1985 के अंदर। आई थिंक यहां पर मिस्टेक हाँ ठीक है 1985 ही है। अब यहाँ पे देखिएगा आपका एनरॉन का जो हेडक्वार्टर था वो हस्टन के अंदर था, टेक्सास के अंदर था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की हम लोग बात कर रहे हैं। और इनिशियल लेवल पे अपने आप में एनरोल एनर्जी ट्रेडिंग एंड द यूटिलाइज कंपनी था। ठीक है, अब इनके सीईओ का नाम याद रख लीजिएगा, आपके कैनिथ ले इनके सीईओ थे। उसके बाद अगर आप लोग एग्जीक्यूटिव्स की बात करते हैं तो वहां पर एक नाम यहाँ पे दिया गया है जेफरी स्किलिंग। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना। अब ऐसा नहीं है कि केवल फ्रॉड था, फ्रॉड सामने आने से पहले, स्कैंडल सामने आने से पहले उस दौर में, उस इतिहास की अगर आप लोग बात करते हैं तो इस कंपनी को कंसीडर किया गया था वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंपनी इन द अमेरिका। अमेरिका के अंदर बहुत सारी इनोवेटिव कंपनीज उस टाइम पे काम कर रही थी, इनोवेशन के ऊपर काम किया, और उन कंपनियों में इस कंपनी का नाम भी शुमार था, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी शुमार था। ये भी आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एग्जाम के अंदर लिख के आना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा मेजर कोजेस क्या थे। सर ये आपका जो एनरॉन स्कैंडल हुआ ना वहां पे मेजर कोजेस क्या थे, बुनियादी तौर पे कारण क्या था। तो अगर आप लोग देखेंगे तो देयर आर द एक्स नंबर ऑफ द फैक्टर्स या एन नंबर ऑफ द फैक्टर, जहां पर सबसे पहला फैक्टर क्या है सर, अकाउंटिंग फ्रॉड किया। किसने किया, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने किया। और आप लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस किया गया था। सबसे पहले यहाँ पे आपकी स्पीसीज का ये आप लोग कह सकते हैं एसपीईएस, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल पर्पस एंटिटीज का इस्तेमाल किया अपने डेप्थ को, अपने कर्ज को हाइड करने के लिए। यहाँ पे जो भी आपके फ्यूचर का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था उसको करंट इनकम की तरह दिखाया गया। तो ये आपका अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो गया और यहाँ पे आपकी फॉल्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की गई। कुल मिलाकर के आप लोग कह सकते हैं ये सारा क्या है सर, ये आपका अकाउंटिंग फ्रॉड है। तो एक बड़ा कारण था अकाउंटिंग फ्रॉड, दूसरा कारण था यहाँ पे वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ध्यान दीजिएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हम लोग यही तो करते हैं ना, एग्जैक्टली जिन प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके, सेट ऑफ द रूल्स का इस्तेमाल करके हम लोग कंपनी को गवर्न
करते हैं, हम लोग कंपनी को कंट्रोल एंड डायरेक्ट करते हैं, वही तो आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर फेल टू मॉनिटर द मैनेजमेंट प्रॉपरली। तो यहाँ पे आपका जो बीओडी है उसका भी एक फेलियर देखने को मिला था कि वो मैनेजमेंट को प्रॉपरली मॉनिटर नहीं कर पाया। ठीक है, यहाँ पे आपका जो फेलियर है वो है आपका लैक ऑफ द अकाउंटेबिलिटी को लेकर के, पुअर ओवरसाइट था, इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट देखने को मिला, एंड आप लोग कह सकते हैं इग्नोरिंग द अनएथिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, जितने भी अनएथिकल प्रैक्टिसेस थे, ठीक है, उनको यहाँ पे इग्नोर किया गया, जिनकी वजह से इतना बड़ा स्कैंडल रहा और इसको इतने टाइम तक इतना टाइम लगा सामने आने के लिए। ठीक है, तो ये आपके दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आप लोग कह सकते हैं सर ऑडिटर्स का भी फेलियर रहा। ऑडिटर्स का फेलियर कैसे रहा? क्योंकि उन्होंने अपनी जो मैन्युपुलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना उनको अप्रूव किया। अगर वो रिजेक्ट कर देते तो इतना बड़ा स्कैंडल नहीं होता, इतना बड़ा स्कैम नहीं होता। इसके अलावा आप लोग कह सकते हैं फेल्ड टू मेंटेन ऑडिटर इंडिपेंडेंस। क्लियर है, ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा। डिस्ट्रॉय इंपॉर्टेंट ऑडिटर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्या किया गया, आपके जो इंपॉर्टेंट ऑडिटर डॉक्यूमेंट है उनको डिस्ट्रॉय किया गया, जिसकी वजह से द डैमेज्ड पब्लिक ट्रस्ट इन ऑडिटर। समझ में आया? इसकी वजह से ऑडिटर्स के अंदर भी पब्लिक का जो ट्रस्ट था वो डैमेज हुआ है। क्लियर है? इसके अलावा आप लोग कह सकते हैं सर अनएथिकल लीडरशिप देखने को मिला। टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने फोकस किया शेयर प्राइस को इंक्रीज करने के लिए, पर्सनल गेन्स एंड बोनस के ऊपर, और इन्होंने मिसलीडिंग इन्वेस्टर को एक तरीके से फोकस किया। एथिक्स एंड स्टेक होल्डर इंटरेस्ट वर इग्नोर। यहाँ पे एथिक्स को लेकर के, एथिक्स नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन को लेकर के, नीति नियम सिद्धांत को इग्नोर किया गया, और यहाँ पे जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया। और सबसे लास्ट एंड फाइनल क्या रहेगा, लैक ऑफ द ट्रांसपेरेंसी, माने पारदर्शिता का एक तरीके से कमी रहा। ये कुछ एक्स नंबर ऑफ द फैक्टर्स हैं या एन नंबर ऑफ द फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये मेजर कारण है, जिनकी वजह से ये आपका एनरोन स्कैंडल हुआ, इस एनरोन स्कैंडल को एग्जिस्टेंस मिली। क्लियर है? तो ये आपको बेसिक पॉइंट इसी तरीके से लिखने हैं। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कुछ कुछ एरियाज है जिनको मैंने यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अब एनरोन स्कैंडल का इंपैक्ट क्या रहा? भाई साहब इतना बड़ा लफड़ा हुआ, इतनी सारी चीजें हुई, तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, 5 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे ना तो काफी हद तक आपको क्लैरिटी हो जाएगा। दैट इज द बैंकरप्सी ऑफ द एनरोन। मैंने बताया ना आपका दिसंबर 2001 के अंदर जो आपका ये एनरोन था ये आपका बैंकरप्ट हो गया था। इन्वेस्टर का काफी करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था, इंप्लॉइज का नुकसान हो गया था, उनकी सैलरी डूब गई थी। इसके अलावा जो आपका कोलैप्स हो गया था एनरोल का, ये इसका जो सीईओ उस टाइम पे मौजूदा सीईओ था। इसके अलावा आप लोग कह सकते हैं लॉस ऑफ द पब्लिक कॉन्फिडेंस, और यहाँ पर इस कंपनी के अंदर पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है उसका लॉस देखने को मिला। अच्छा, ये सारी चीजें होने के बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया था, दैट इज द एसओएक्स 2002। याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाला है, जिसका फुल फॉर्म होता है सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट। याद रखिएगा क्या होता है एसओएक्स का मतलब, क्या होता है सार्बेन्स ऑक्सले एक्ट, जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना। अब ध्यान दीजिएगा, द यूएस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द सार्बेन ऑक्सले एक्ट टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। यहाँ पे कुछ पॉइंट रखे गए थे, जैसे आपका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिस्क्लोजर रहेगा, यहाँ पे सीईओ सीएफओ आपका सर्टिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स रहेगा, माने अकाउंट्स को है ना सीईओ या सीएफओ सर्टिफाइड करेगा। इसके अलावा आपके ऑडिटर का इंडिपेंडेंस रहेगा, स्ट्रिक्ट पेनल्टी रहेगा फ्रॉड्स के केस में, और यहाँ पर बेटर इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर के काफी हद तक बातें की गई थी। अभी मैं कुछ देर बाद इस मुद्दे पर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि ये पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाला है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका काफी बड़ा स्कैंडल था जिससे अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरा टॉपिक आपको कवर कराया, हमने कोई क्वेश्चन कवर नहीं किया, टॉपिक कवर किया है। एनरोल स्कैंडल के ऊपर कैसे भी एग्जामिनर घुमा करके आपसे सवाल पूछ सकता है, तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपने विवेक, अपने विजडम, अपने नॉलेज, अपने इल्म का इस्तेमाल करके आंसर को अच्छे से फ्रेम करना है। और काफी अच्छा कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, मोर देन सफिशिएंट रहेगा। चाहे एग्जामिनर आपको डायरेक्टली आपका 18 नंबर का सवाल भी पूछ लेगा ना, तो आप लोग इतने जो कंटेंट के साथ उसको सेटिस्फाई
सेटिस्फाई कर सकते इजीली, उसमें कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूं ये पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठ गया होगा। क्लियर है? अब हम सेकंड टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज द लेमन ब्रदर्स स्कैंडल। ध्यान रखिएगा, लेमन ब्रदर्स स्कैंडल की बात करते हैं तो अभी 2008 का जिक्र काफी हो रहा है, मीडिया में भी आप सभी ने सुना होगा। रिसेंटली जो हिंदुस्तान के अंदर क्राइसिस चल रहे हैं, या मैं कहूं वर्ल्ड के अंदर जो क्राइसिस चल रहे हैं पेट्रोल और डीजल को लेकर के, वो दो दो कंट्री है, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनके बीच में युद्ध चल रहा है, उनकी वजह से जो आपकी इकोनॉमी के ऊपर जितना इंपैक्ट आ रहा है, मार्केट जिस तरीके से क्रैश कर रहा है, इससे कहीं मैं कहता हूं बदतर हालत आपको 2008 के अंदर देखने को मिली थी। और उस टाइम पे आपका एक स्कैंडल सामने आया था, दैट इज द लेमन ब्रदर्स स्कैंडल। और ये आपका वही स्कैंडल है जिसका जिक्र आज हो रहा है। आज भी हम लोग जिक्र करते हैं 2008 में किस तरीके से सब कुछ कोलैप्स कर गया था, किस तरीके से मंदी की मार थी, किस तरीके से मार्केट नीचे आ गया था, किस तरीके से हर तरफ एक तरीके से हाहाकार मचा हुआ था। तो इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी माय डियर फ्रेंड्स दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेमन ब्रदर्स स्कैंडल की बात करते हैं तो ये आपका स्कैंडल 2008 के अंदर सामने आया था, जिसको कंसीडर किया जाता है अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल एंड द कॉर्पोरेट स्कैंडल इन द ह्यूमन हिस्ट्री। समझ में आया? मानव इतिहास के सबसे बड़े स्कैंडल में आपको एनरोन के बाद आपके लेमन एंड ब्रदर स्कैंडल का नाम भी देखने को मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक हुआ करता था यूनाइटेड स्टेट के अंदर। ठीक है, जो आप लेमन एंड ब्रदर्स की बात करते हैं तो ये क्या हुआ करता था सर, अपने आप में एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक हुआ करता था, और इसका बैंकरप्सी ट्रिगर्ड किया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, एग्जैक्टली इसकी बैंकरप्सी की वजह से, क्योंकि अपने आप में ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक हुआ करता था, इंटरनेशनल बैंक था, नेशनल की बात नहीं हो रही, इसके ऊपर काफी देशों के जो आपके मैं कहूंगा ना धनाढ़ी लोग हैं उनका पैसा था, और ये अपने आप में बैंकरप्ट जब हुआ ना तो इसने ट्रिगर्ड किया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को। कब की बात हो रही है, 2008 के अंदर, एंड एक्सपोज्ड सीरियस वीकनेस इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड द फाइनेंशियल रेगुलेशन। ठीक है, इस स्कैंडल के सामने आने के बाद आपके ये सारे पॉइंट को एक तरीके से आपके पब्लिक के सामने रखा गया, वट एवर यू कैन से। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला जो आपका स्कैंडल है ये भी काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाला है। तो अब हम इसके बेसिकली बैकग्राउंड को समझ लेते हैं फटाफट से। लेमन ब्रदर्स स्कैंडल रेफर टू द अनएथिकल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस। यहां पर भी आपका क्या था, अनएथिकल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म किया गया था, एंड यहां पर सबसे बड़ा कारण क्या था, यहां पे एक्सेसिव रिस्क टेकिंग किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है ना, यानी कि यहां पे रिस्क बहुत ज्यादा ले लिया था इन्होंने। असल में क्या किया था ना, होम लोन्स प्रोवाइड किए थे, और ऐसे लोगों को होम लोन्स प्रोवाइड किए थे जो कहीं ना कहीं लोन की रीपेमेंट नहीं कर सकते थे, वो उनकी कैपेसिटी के अंदर नहीं था। और असल में क्या हुआ, एक दौर आया जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी के और होम्स के प्राइस डाउन हो गए, जिसकी वजह से वहां पर जो आपके इनके कस्टमर थे जिन्होंने लोन लिया था वो आपके लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाए, और इनका एक बड़ा रिस्क टेकिंग आपका स्टेप था, जिसकी वजह से ये आपका जो बैंक है या आपका इंस्टीट्यूशन है वो डूब गया। ठीक है, एंड स्पेसिफिकली इन द हाउसिंग एंड द मोर्टेज, मैंने बताया ना, हाउसिंग एंड मोर्टेज मार्केट व्हिच इवेंचुअली लीड्स टू इट्स कोलैप्स एंड द बैंकरप्सी इन द सितंबर 2008। याद रखिएगा, इसका जो बैंकरप्सी का महीना कौन सा था सर, सितंबर 2008 के अंदर आपका ये जो बैंक है या जो ये आपका इंस्टीट्यूशन है वो कोलैप्स हो गया और बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका कंपनी है ना, इसने क्या किया भाई साहब, इसने अपने एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को हाइड किया। ठीक है ना, क्या किया, हाइड किया। इसके अलावा इसने क्या किया, टुक एक्सेसिव फाइनेंशियल रिस्क, इसने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, और ये आपका फाइनेंशियल रिस्क था, इन्होंने क्या किया, मैनिपुलेट किया बैलेंस शीट को, इन्होंने क्या किया, मिसलीड किया इन्वेस्टर को एंड रेगुलेटर्स को, और बाद में जाके आप लोग कह सकते हो सितंबर 2008 के अंदर ये बैंकरप्ट घोषित हो गया, और उसके बाद इसका भांडाफोड़ हुआ। क्लियर है कि यहाँ पे बहुत सारी अनएथिकल, इलीगल, गैर कानूनी आप लोग कह सकते हैं प्रैक्टिसेस की जा रही थी। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। अब थोड़ा सा इस पर्टिकुलर लेमन ब्रदर्स के स्कैंडल को बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करते, उठा के कह देना, ठीक है ना, इसके बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका फाउंड किया गया था 1850 के अंदर, हेडक्वार्टर इसका था न्यूयॉर्क यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। इंडस्ट्री की बात करो तो आप लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर ये इंडस्ट्री काम करता था। और सीईओ की बात करते हैं ड्यूरिंग द क्राइसिस तो वो आपके कौन थे, रिचर्ड फील्ड थे। ठीक है ना, तो ये आपके
ये कुछ बुनियादी बेसिक जानकारी है जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना। अब ध्यान दीजिएगा, लेमन ब्रदर बिकम हैविली इन्वॉल्व्ड इन द मोर्टेज आपकी लैंडिंग। मैंने बताया था ये बात आपको कि उन्होंने होम लोन्स के केस में, वही है आपका मोर्टेज वाला सीन, ठीक है ना। एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर इनका हैविली इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला। और आपका सब प्राइम हाउसिंग मार्केट, ध्यान दीजिएगा, सब प्राइम हाउसिंग मार्केट का मतलब कहीं क्या है, वही आपका एक तरीके से इन्होंने लोन प्रोवाइड किया था, होम लोन की तरह आप लोग मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बुनियादी तौर पे ये इसका बैकग्राउंड रहा है। अगर आप लोग मेजर कॉजेज की बात करते हैं, भाई साहब क्या क्या कारण थे जिनकी वजह से इतना बड़ा क्राइसिस आया, इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, तो सबसे पहला तो पॉइंट ये आपको लिखना ही लिखना है कि एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन द सब प्राइम मोर्टेज। मैंने पहले भी बताया था, लेमन ब्रदर्स इन्वेस्टेड हैवीली इन द रिस्की होम लोन कॉल्ड द सब प्राइम मोर्टेज, ठीक है ना। यानी कि इन्होंने क्या किया था, हैवीली इन्वेस्टमेंट किया था रिस्की होम लोन्स के अंदर, ठीक है, जिसको आप लोग यहाँ पे सब प्राइम्स कहते हैं। जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्या रहा, ध्यान दीजिएगा, लोन्स वर गिवन टू द बोरोवर विद वीक रीपेमेंट कैपेसिटी। मैंने बताया था ये ऐसे लोग थे जिनकी वीक रीपेमेंट कैपेसिटी थी। एंड जब भी आपके हाउसिंग प्राइसेस फॉल किए, डाउन किए, जो आपके बोरोवर थे वो क्या हो गए, डिफॉल्ट हो गए लोन्स के अंदर, ठीक है। इसकी वजह से क्रिएट हुआ एक फाइनेंशियल लॉस, ठीक है, जिसने ग्लोबल मार्केट को एक तरीके से आपका क्या किया, इंपैक्ट किया, ठीक है, याद कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, दूसरा क्या है, एक्सेसिव रिस्क टेकिंग। आप सभी जानते हैं इन्होंने काफी हाई फाइनेंशियल लीवरेज किया, ठीक है, तो काफी बड़ा इन्होंने रिस्क लिया, ये एक बड़ा कारण था। इसके अलावा याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर लिख के आइएगा एग्जामिनेशन के अंदर, दैट इज द मैनिपुलेशन थ्रू द रेपो 105। आपकी ये टेक्निक होती है, किसकी टेक्निक होती है, अकाउंटिंग टेक्निक होती है, जिसका इस्तेमाल करके इन्होंने बैलेंस शीट के अंदर मैनिपुलेशन किया और इन्वेस्टर को मिसलीड किया, ठीक है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं जो आपका लेमन ब्रदर्स है, उन्होंने अकाउंटिंग टेक्निक कॉल्ड रेपो 105 का इस्तेमाल किया टू टेम्परेरीली रिमूव द लायबिलिटी फ्रॉम द बैलेंस शीट बिफोर द पब्लिशिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आया ना, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है इसका मीनिंग क्या होता है। ये आपका तीसरा कारण था। इनका पर्पस क्या था ऐसा करने का, भाई साहब ये आपका कम कर्ज लेवल दिखाना चाहते थे, ये फाइनेंशियल कंडीशंस को स्ट्रॉन्ग अपीयर कराना चाहते थे, ठीक है, ये इनका बेसिक कारण था, जिसकी वजह से इन्होंने मिसलीड किया इन्वेस्टर को, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को और जितने भी रेगुलेटर्स थे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग कह सकते हैं चौथा पॉइंट रहेगा वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर फेल हो गया अपने मैनेजमेंट को प्रॉपरली एक तरीके से मॉनिटर करने में, कंट्रोल करने में, एक्सेसिव रिस्क टेकिंग को एंश्योर करने में, एथिकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्लियर है, दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट। एक बार गो थ्रो करेंगे तो चीजें आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठ जाएंगी, इतना मेरा मानना है, ठीक है। और आई होप कि आप भी ये समझ पा रहे होंगे, दीज आर वेरी बेसिक पॉइंट। इसके अलावा दो पॉइंट और हैं, एक आपका क्या रहेगा, फेलियर ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि जो आपके पास एक कमेटी होता है ना, जिसको आप लोग आरएमसी कहते हैं। आरएमसी का मतलब क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, ये सारा आपका रिस्क विस्क का सारा मामला देखती है कमेटी, तो इसका भी फेलियर रहा। और इसके अलावा आप लोग कह देंगे फेलियर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और ये भी क्या करे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, हालांकि उनको तो एक तरीके से मिसलीडिंग डेटा प्रोवाइड किया गया था, हालांकि इन्होंने भी अपने लेवल पे एक तरीके से अच्छी खासी जांच करने के बाद ही रेटिंग देना था। खैर ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से, ये मेजर कॉजेज है जिनकी वजह से लेमन ब्रदर्स स्कैंडल सामने आया, ठीक है। ये जो आपका लेमन ब्रदर्स स्कैंडल है वो हुआ, क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, सर इसका इंपैक्ट क्या रहा, वही ले दे करके 4-5 पॉइंट बनते हैं। सर ये जो आपका इंस्टीट्यूशन था ये बैंक करप्ट हो गया, इसकी वजह से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, ठीक है ना। इसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आ गया, न केवल एक देश की इकोनॉमी बल्कि हम लोग ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं। इन्वेस्टर का करोड़ों अरबों रुपए का लॉस हो गया और यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्राइसिस आ गया। और इसी के बाद सबसे बड़ा जो रिफॉर्म हमारे सामने आया उस दौर में, दैट इज द डूड फ्रैंक एक्ट 2010, याद रखिएगा ये आपका बेसिकली क्या था, ये आपका एक्ट था। इसके अलावा अगर आप लोग बात करते हैं जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका स्ट्रोंगर बैंकिंग रेगुलेशन, ठीक है ना। तो आपके क्या रहेंगे, स्ट्रोंगर बैंकिंग रेगुलेशन, ठीक है ना। ये आपके दो पॉइंट थे जो आपके बेसिकली रिफॉर्म्स की कैटेगरी के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स यहां तक चीजें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा आगे प्रोसीड करने वाले हैं और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, अब हम पढ़ेंगे आपके मैक्सवेल कॉर्पोरेशन स्कैंडल को लेकर के, या फिर काफी किताबों में इसको मैक्सवेल कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है। जस्ट लाइक अभी अभी आपने जो एनरॉन स्कैंडल पढ़ा था ना, उसी की तरह ह्यूमन हिस्ट्री के अगर आप लोग
लोग मेजर कॉर्पोरेट फेलियर्स की बात करते हैं तो वहां पर आपको एमसीसी के स्कैंडल का नाम भी देखने को मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बेसिकली इसका जो ताल्लुकात है ना, मैक्सवेल जो कॉर्पोरेशन स्कैंडल का ताल्लुकात है वो आपका यूके से रहने वाला है, माने यूनाइटेड किंगडम से रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा, इट इज द स्कैंडल इज द वन ऑफ द मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्कैंडल इन यूनाइटेड किंगडम। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है इस स्कैंडल का ताल्लुकात यूके से था। और ध्यान दीजिएगा, द स्कैंडल केम इनटू द पब्लिक व्यू आफ्टर द डेथ ऑफ द रॉबर्ट मैक्सवेल इन 1991। 1991 के अंदर रॉबर्ट मैक्सवेल की डेथ हो जाती है। बोलते हैं कि वहां पे भी आपका एक मिस्ट्री था। रॉबर्ट मैक्सवेल की डेथ होने के बाद हुआ क्या भाई साहब, आपको समझना है। इसकी जो कॉर्पोरेशन थी दैट इज द मैक्सवेल कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन, उसके अंदर काफी एक बड़ा स्कैंडल पब्लिक डोमेन के अंदर सामने आया। ध्यान दीजिएगा, इस केस ने एक्सपोज किया कि भाई ये कॉर्पोरेशन के अंदर आपको फाइनेंशियल फ्रॉड देखने को मिलते हैं, मिस यूज ऑफ द कंपनी फंड देखने को मिलता है, वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखने को मिलता है, और फेलियर ऑफ द ऑडिटिंग एंड द इंटरनल कंट्रोल देखने को मिलता है। इट इज आल्सो लीड टू इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन द यूनाइटेड किंगडम। ध्यान दीजिएगा, इस स्कैंडल के बाद यूनाइटेड किंगडम के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर काफी अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स देखने को मिले थे, जिनको अभी हम आगे वाले स्लाइड के अंदर काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले। अब ध्यान दीजिएगा, मीनिंग की बात करते हैं। अगर आप लोग मैक्सवेल स्कैंडल की बात करते हैं तो मैक्सवेल स्कैंडल रेफर करता है आपके फ्रॉडलेंट मिसयूज ऑफ द कंपनीज पेंशन फंड। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके कंपनी के पेंशन फंड को यहां पे यूज किया गया फ्रॉड तरीके से, एंड मैनिपुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल अफेयर्स बाय द रॉबर्ट मैक्सवेल फॉर ए पर्सनल एंड द कॉर्पोरेट पर्पस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो बुनियादी बातें हैं। मैक्सवेल जो आपका कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन या जो आपका मैक्सवेल कॉर्पोरेशन था, वहां पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो आपका कंपनी का पेंशन फंड है अलोंग विद आपके जो कंपनी के फाइनेंशियल अफेयर्स है, उनको मैनिपुलेट किया गया बाय द रॉबर्ट मैक्सवेल फॉर देयर पर्सनल एंड द कॉर्पोरेट पर्पस। ठीक है, ये आपका एक मिसलीडिंग एक्ट था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब ये जो मैक्सवेल है उसकी डेथ हो जाती है 1991 के अंदर। अब उसकी डेथ के बाद हुआ क्या, इन्वेस्टिगेटर्स ने डिस्कवर किया दैट हंड्रेड्स ऑफ द मिलियंस ऑफ द पाउंड, ध्यान दीजिएगा, हंड्रेड्स ऑफ द मिलियंस ऑफ द पाउंड हैड बीन इलीगली टेकन फ्रॉम द एम्प्लॉयज पेंशन फंड। ध्यान दीजिएगा, आपके एम्प्लॉयज पेंशन फंड के अंदर से हंड्रेड्स ऑफ द मिलियंस ऑफ द पाउंड लिया गया है और उनको यहां पर बेसिकली पर्सनल और उनके कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, ध्यान दीजिएगा किसकी बात हो रही है, इनके कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यहां पे यूज किया गया था और इस इतने बड़े स्कैंडल को अंजाम दिया गया था। ठीक है, तो इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग एमसीसी की बात करते हैं, मैक्सवेल कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, तो अपने आप में ये आपका लार्ज ब्रिटिश पब्लिशिंग एंड द मीडिया कंपनी था। ये किस तरीके का कंपनी था सर, ये आपका पब्लिशिंग कंपनी था और मीडिया कंपनी था, जिसको ओन एंड कंट्रोल कर रहा था कौन, आपका रॉबर्ट मैक्सवेल नाम का बंदा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इसके किस किस एरिया के अंदर ये आपका ऑर्गेनाइजेशन काम करता था सर, न्यूज़पेपर के अंदर, पब्लिशिंग के अंदर, अलोंग विद प्रिंटिंग एंड द मीडिया सर्विसेज के अंदर ये आपका मैक्सवेल कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन काम करता था। रॉबर्ट मैक्सवेल एक्सरसाइज किया था एक्सेसिव कंट्रोल ओवर द कंपनीज ऑपरेशन एंड द फाइनेंस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रॉबर्ट मैक्सवेल का पूरा कंट्रोल था उसकी कंपनी के ऊपर। दैट्स व्हाई आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे आपका पावर कैसा था सर, पावर आपका कंसंट्रेटेड था। क्या था सर, पावर आपका कंसंट्रेटेड था। और जहां पर जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर कंसंट्रेटेड होता है ना, वहां पे आप लोग लिए गए डिसीजंस को क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, सवाल नहीं उठा सकते हो। तो देखो यार, एक तो पावर कट का बड़ा इशू हो रहा है, तो आपको ये पार्ट है ना बीच में आप हो सकता है ग्लिच दिखे, तो प्लीज उस चीज के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, हम लोग किसकी बात कर रहे थे सर, आपके मैक्सवेल कॉर्पोरेशन के बैकग्राउंड की बात कर रहे थे। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एग्जैक्टली जो आपका रॉबर्ट मैक्सवेल था, उसका मैक्सवेल कॉर्पोरेशन के ऊपर आपका पावर कंसंट्रेटेड रहता था। पावर कंसंट्रेटेड का क्या मतलब होता है सर, मेजर डिसीजन उसी के हाथ में होता है और यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ये एक बुनियादी बात। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग आगे बात करते हैं तो मेजर केसेस क्या थे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या था सर, आप सभी ने देखा मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द पेंशन फंड, माने यहाँ पे आपके पेंशन फंड, जो आपके एम्प्लॉयज का पेंशन फंड था, उसका गलत यूटिलाइजेशन हो रहा था, उसका यूज पर्सनल यूज के लिए किया जा रहा था, उसका यूज अदर जो आपके कॉर्पोरेट पर्पज है उनको जस्टिफाई करने के लिए किया जा रहा था। इसका मतलब आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका अनएथिकल प्रैक्टिसेस था। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ द पावर। मैंने क्लियर कर दिया, ये आपका पावर किसके ऊपर, किसके
हाथ में था? सर रॉबर्ट मैक्सवेल के हाथ में था, दैट्स व्हाई उसको क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं था। वो जो डिसीजन लेता था ना वो आपका फाइनल डिसीजन था। इसका मतलब आप लोग कह सकते हो रॉबर्ट मैक्सवेल हैड अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन एंड द बोर्ड एक्टिविटी। ठीक है, ये आपका सेकंड कोज था जिसकी वजह से ये आपके मैक्सवेल कॉर्पोरेशन के अंदर इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया। इसके अलावा एक पॉइंट आप लोग ये भी लिख सकते हैं, वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखने को मिला था, ऑडिटर्स का भी एक बड़ा फेलियर था और लैक ऑफ द ट्रांसपेरेंसी था। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 पॉइंट तो बहुत बेसिक कॉमन है, जहां पे भी फ्रॉड होता है वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगा जी, वहां पर आप लोगों के ऑडिटर्स का भी फेलियर होता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब तक भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटर्स ऑडिट नहीं कर देता है ना, वो अप्रूव नहीं होता। तो यहाँ पे ऑडिटर्स का भी एक फेलियर होता है, अलॉन्ग विद ऑब्वियस सी बात है सीजी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो फेलियर आप सभी ने पिछले 2 स्कैंडल के अंदर भी देखने को मिला है। फिर भी नहीं समझ में आता तो एक बार इन 4-5 पॉइंट को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको 101% क्लैरिटी हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या कुछ यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आई होप कितनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। मैक्सवेल कॉर्पोरेशन का स्कैंडल समझ में आ गया होगा। सर इसका इंपैक्ट क्या रहा, तो ऑब्वियस सी बात है ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। सर आपका एम्प्लॉयज का लॉस हो गया, यहाँ पे आपका फाइनेंशियल कोलैप्स हो गया, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जो आपका कॉन्फिडेंस था वो लूज हो गया, इसके अलावा जो कॉर्पोरेट का रेपुटेशन था ना उसके ऊपर एक काफी भारी प्रभाव देखने को मिला, वो डैमेज देखने को मिला। क्लियर है, रिफॉर्म क्या हुआ ये काफी बड़ा पॉइंट है कि सर इस स्कैंडल के बाद एग्जैक्टली कौन सा रिफॉर्म सामने आया, तो आपका कैडबरी कमेटी रिपोर्ट 1992 आपका एक बड़ा रिफॉर्म था। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, प्लीज आपको इसको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले मैंने आपका बताया था एसओएक्स वाला क्वेश्चन था ना, वो आपको करना है, और आपका 2002 के अंदर एक आपका कैडबरी कमेटी रिपोर्ट, ये दोनों टॉपिक काफी अहम इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाले हैं, जिनको अभी हमें अगली स्लाइड के अंदर पढ़ना है। तो प्लीज इनको मेक श्योर करके ना अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा। अच्छा, ये एक छोटा सा पॉइंट है कि मैक्सवेल कॉर्पोरेशन की रिकमेंडेशन ऑफ द कैडबरी कमेटी। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक पॉइंट है, इनको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि इसके ऊपर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग चर्चा किसके ऊपर करने वाले हैं, इस स्टार क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज द कैडबरी कोड ऑफ ए कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग कैडबरी रिपोर्ट की बात करते हैं तो द कैडबरी रिपोर्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डेवलपमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। माने अगर आप लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इतिहास की बात करते हैं, वहां पे अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है तो किसको माना जाता है, सर कैडबरी रिपोर्ट को माना जाता है, जिसको 1992 के अंदर पब्लिश किया गया था बाय द कैडबरी कमेटी अंडर द चेयरपर्सन ऑफ द एड्रियन कैडबरी। याद रखिएगा, ये काफी अहम जानकारी है। जो आपका कैडबरी रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया गया था 1992 के अंदर, 1992 के अंदर बाय द कैडबरी कमेटी अंडर द चेयरपर्सन चेयरमैनशिप ऑफ द एड्रियन कैडबरी। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक सा जानकारी रहेगा। कैडबरी कमेटी वाज फॉर्म्ड इन द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम के अंदर इसको फॉर्म किया गया था टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस आफ्टर द मेजर कॉर्पोरेट स्कैंडल, जस्ट लाइक आप लोग मैक्सवेल कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन की बात कर सकते हैं, पॉलीपीक इंटरनेशनल की बात कर सकते हैं, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड द कॉमर्स इंटरनेशनल। मैंने अपनी रेगुलर क्लास के अंदर आपको पढ़ाया था, इसको आप लोग बीसीसीआई स्कैंडल के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बैंक ऑफ क्रेडिट एंड द कॉमर्स इंटरनेशनल। क्लियर है, तो ये काफी बड़े सारे आपके स्कैंडल हुए, जिनके बाद इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को डेवलप किया गया, और ये आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इतिहास का, हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप माना गया था, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माना गया था। ठीक है, तो इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है। ध्यान दीजिएगा, इसके मीनिंग और ऑब्जेक्टिव की अगर आप लोग बात करते हैं तो कैडबरी कोड इज ए सेट। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने कैडबरी रिपोर्ट को पढ़ा है, कैडबरी कोड का क्या मतलब होता है, अपने आप में ये सेट ऑफ रिकमेंडेशन है, सेट ऑफ रिकमेंडेशन है, एंड द बेस्ट प्रैक्टिस इज डिजाइंड टू इंप्रूव। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऐसा सेट ऑफ रिकमेंडेशन है एंड सेट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस है, जिसको डिजाइन किया गया है कॉर्पोरेट की अकाउंटेबिलिटी को जस्टिफाई करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए, बोर्ड की इफेक्टिवनेस के लिए, और आप लोग कह सकते हैं शेयर होल्डर के कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली की रिकमेंडेशन है और आपकी प्रैक्टिसेस हैं, और ये कहां से निकल करके आई हैं, सर ये आपके कैडबरी रिपोर्ट से निकल करके आई हैं। ये आपको थोड़ा सा अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना कि सर आपका जो कैडबरी रिपोर्ट है ना, वहां से इन रिकमेंडेशन
रिकमेंडेशन को दिया गया है, जिनको आप लोग कैडबरी कोड कहते हैं। इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना, अकाउंटेबिलिटी किसकी, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर बीओडी की अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करना, आपका इंश्योर करना रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है उसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर करना, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को स्ट्रेंथन करना और प्रिवेंट करना कॉर्पोरेट फ्रॉड एंड स्कैंडल्स को, ठीक है, एंड प्रमोट करना ट्रांसपेरेंसी एंड द एथिकल कंडक्ट। दीज आर द वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी जिनको आपको यहाँ पे पढ़ना है। क्लियर है? तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कैडबरी कोड्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मीनिंग को और आपके ऑब्जेक्टिव को जस्टिफाई करना है तो आपको इन बेसिक पॉइंट्स को लिखना है। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फीचर्स के अंदर आप लोग क्या कह सकते हो, कैडबरी कोड के अंदर बताया गया है देयर इज ए सेपरेशन ऑफ द चेयरमैन एंड सीईओ। ये हम लोग पहले भी काफी बार पढ़ चुके हैं कि आपका सीईओ अलग रहेगा और चेयरपर्सन अलग रहेगा। ये आपका बेसिकली पोजीशन के मामले में ये पहला रिकमेंडेशन है। अब इसको पढ़ना है आपको, ठीक है ना। अब वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो पोजीशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ ए बोर्ड एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स शुड बी हेल्ड बाय ए डिफरेंट पर्सन, यानी कि आपके दोनों लोग अलग अलग होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलोंग विद द एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर ये अलग अलग होने चाहिए, कोई डिफरेंट पर्सनैलिटी इनको क्या करे, एक तरीके से होल्ड करे। इनका पर्पज क्या है सर? पर्पज है प्रिवेंट करना कंसंट्रेशन ऑफ पावर, सबसे बड़ी बात है, एंड एंश्योर करना बैलेंस ऑफ अथॉरिटी को, ठीक है ना, यानी कि बैलेंस ऑफ अथॉरिटी को एंश्योर करना अलोंग विद द कंसंट्रेशन ऑफ पावर देखना, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की अगर आप लोग बात करते हैं तो देयर इज ए इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए यहाँ पे आपका फीचर्स रखा गया है, यानी कि जो आपका बोर्ड है उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए सफिशिएंट इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जिनके रोल क्या रहेंगे सर? मॉनिटर करना मैनेजमेंट को, प्रोवाइड करना अनबायस्ड जजमेंट को और अलग विद प्रोटेक्ट करना शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट है, इनको पढ़िएगा। इसके अलावा आपको क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है इफेक्टिव बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को। क्लियर है? यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा। अच्छा, सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है? ऑडिट कमेटी का होना जरूरी है, और वो क्या करेगा सर? आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को मॉनिटर करेगा, सुपरवाइज करेगा ऑडिटिंग प्रोसेस को, और रिव्यू करेगा इंटरनल कंट्रोल्स को, ठीक है। तो दीज आर द वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा के चलना। देखिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि हम लोग रिवीजन सीरीज के अंदर है, लास्ट मोमेंट के अंदर है। जस्ट आपको क्या करना है? इन तमाम चीजों को रीड करना, ठीक है। और जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, एक बार लेक्चर अटेंड कर लिया और एक बार आपने पीडीएफ को गो थ्रू कर लिया ना, तो इतना मेरे को लगता है, ये मेरा श्योरिटी हो सकता है कि डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट को इजीली और बड़े प्यार से समझ सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इससे अगला पॉइंट क्या रहेगा? फीचर्स के अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर का प्रावधान है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसके अलावा आप लोग लिख दीजिएगा अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, अलोंग विद आपको लिखना है सर आपका क्या रहेगा? रोल ऑफ द ऑडिटर्स। और 9 पॉइंट क्या रहेगा? शेयर होल्डर राइट। समझ में आया? तो दीज आर द वेरी बेसिक फीचर्स इन द केस ऑफ द कैडबरी कोड्स ऑफ ए कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा के चलना। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म भी है, इनको भी पढ़ लीजिएगा। कई बार पढ़ लिया, एग्जामिनेशन के अंदर पूछ लिया जाता है। अच्छा, इन यूनाइटेड किंगडम इसका इंपैक्ट क्या रहा? ध्यान दीजिएगा, कैडबरी कोड ने इंप्रूव किया सर, किसको इंप्रूव किया सर? कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव किया। सबसे पहली बात, बोर्ड प्रैक्टिसेस को इंप्रूव किया, अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को इंप्रूव किया। इट बिकम ए पार्ट ऑफ द लंदन स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग रिक्वायरमेंट। ध्यान दीजिएगा, असल में जो है आपकी रिपोर्ट है, ये जो कोड है, ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग रिक्वायरमेंट का एक हिस्सा बन गए हैं, ठीक है। अगर आप लोग ग्लोबल इंपैक्ट की बात करते हैं तो द कैडबरी कोड इन्फ्लुएंस गवर्नेंस रिफॉर्म्स इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग, जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, इसने इंस्पायर्ड किया आपकी ओईसीडी प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, सीबी कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स को, क्लोज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट को, और उसके बाद आपका सीबी रेगुलेशन 2015 को, ठीक है। तो ये अपने आप में काफी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे इन्होंने ग्लोबल लेवल पे इंपैक्ट डाला, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैडबरी कोड ऑफ ए कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि भाई साहब आपको बताना है कैडबरी कोड के अलावा आपका कैडबरी रिपोर्ट का क्या कुछ मामला था, ठीक है। तो कैडबरी रिपोर्ट के अंदर ही ये सारी
सारी रिकमेंडेशन थी जिनको आप लोग कैडबरी कोड के कैडबरी रिपोर्ट के अंदर ये सारी रिकमेंडेशन थी जिनको आप लोग कैडबरी कोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनको आपको एक बार प्लीज पढ़ लेना है क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें हैं, तो आई थिंक सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर आने वाले हैं, दैट इज द सार्बेन्स ओक्सले एक्ट। मैंने बताया था ना, इसको आप लोग SOX 2002 के नाम से जानते हैं। तो ये आपका सार्बेन्स ओक्सले एक्ट रहने वाला है। ये एक ऐसा एक्ट है जिसको इनेक्टेड किया गया यूनाइटेड स्टेट के अंदर 2002 के अंदर आफ्टर द मेजर कॉर्पोरेट स्कैंडल जस्ट लाइक द एनरॉन, जस्ट लाइक द वर्ल्डकॉम, जस्ट लाइक द टाइको इंटरनेशनल। ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट फेलियर्स हुए जिनके बाद इस पर्टिकुलर एक्ट को क्या किया गया था, इनेक्ट किया गया था यूनाइटेड स्टेट के अंदर, अमेरिका के अंदर, ठीक है। द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस टू इंप्रूव, क्या क्या इंप्रूव कर सकते थे, इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस के लिए, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट के लिए। इट इज कॉमनली नोन एज SOX 2002, ऑब्वियस सी बात है, इसका ये शॉर्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है। एंड दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय द सेंटर पोल सार्बेन्स, वहां से आपका सार्बेन लिया गया है, उसका आपका रिप्रेजेंटेटिव आपका माइकल ओक्सले था, तो यहां से आपका क्या ले लिया, सार्बेन ओक्सले एक्ट बन गया, ठीक है। तो इन लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। डेफिनेशन के अंदर आप लोग क्या लिखेंगे, सार्बेन ओक्सले एक्ट इज ए यूनाइटेड स्टेट फेडरल लॉ दैट एस्टैब्लिश स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड फॉर, ये किसके लिए स्टैंडर्ड सेट करता है सर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए सर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए सर, इंटरनल कंट्रोल के लिए सर, ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस के लिए, क्लियर है। द पर्पज इज टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर फ्रॉम द फ्रॉडलेंट अकाउंटिंग एंड द कॉर्पोरेट मिसकंडक्ट। ध्यान दीजिएगा, इसका पर्पज क्या है सर, प्रोटेक्ट करना है, किसको प्रोटेक्ट करना है, इन्वेस्टर को, कहां से सर, फ्रॉडलेंट से, फ्रॉडलेंट अकाउंटिंग एंड द कॉर्पोरेट मिसकंडक्ट, क्लियर है। तो बहुत बेसिक है, एक बार पढ़िएगा जरूर। आगे अगर आप लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव, तो अभी अभी हमने पढ़ा सर, कॉर्पोरेट फ्रॉड को प्रिवेंट करना, इंप्रूव करना, एक्यूरेसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंक्रीज करना, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करना, ऑडिटर इंडिपेंडेंस को, और प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को, अलोंग विद इंप्रूव करना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, और लास्ट एंड फाइनल क्या करोगे, रिस्टोर करना पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द कॉर्पोरेशन, व्हाट एवर यू कैन से, ठीक है। कॉर्पोरेट जगत के अंदर जो लोगों का विश्वास खत्म हुआ है उसको एक तरीके से क्या करना, रिस्टोर करने का काम किसका है सर, सार्बेन्स ओक्सले एक्ट का काम है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन दिए गए हैं जिनको आपको एक बार पढ़ना जरूरी है। सर इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या क्या दिए गए हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रोविजन की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रोविजन है ना, वो जुड़ा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द PCAOB। PCAOB का फुल फॉर्म होता है पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, क्लियर है। तो ये आपका एक्ट एस्टेब्लिश करता है PCAOB माने पब्लिक कंपनी आपका अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड को, जिसका फंक्शन होता है भाई साहब ऑडिटिंग प्रोफेशनल को रेगुलेट करने का, आपकी ऑडिट फर्म को इंस्पेक्ट करने का, इसके अलावा आप लोग कह सकते हैं सेट करना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को, अलोंग विद प्रिवेंट करना ऑडिटिव फ्रॉड्स को, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन किसके हैं सर, आपके जो आपने क्या कहा PCAOB का, ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड, क्लियर है। सेकंड आपका रहेगा CEO एंड CFO सर्टिफिकेशन। ध्यान दीजिएगा, अंडर द सेक्शन 302, किसकी बात कर रहे हैं, अंडर द सेक्शन 302 CEO एंड CFO मस्ट पर्सनली सर्टिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि इनको क्या करना पड़ेगा, पर्सनली सर्टिफाई करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ताकि उसका रिलायबिलिटी इंक्रीज हो सके, ठीक है। मीनिंग की बात करते हो तो टॉप मैनेजमेंट बिकम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द रिपोर्ट, फेयर डिस्क्लोजर, इंटरनल कंट्रोल एंड द फार सर्टिफिकेशन में रिजल्ट इन द पेनल्टीज, क्लियर है। तो ये आपके बेसिक पॉइंट रहेंगे, ये आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा तीसरा अगर आप लोग प्रोविजन की बात करते हैं तो इंटरनल कंट्रोल रिपोर्टिंग, जो आपका सेक्शन 404 के अंदर मेंशन किया गया है, यानी कि कंपनीज मस्ट एस्टैब्लिश एंड रिपोर्ट इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यानी कि इसका रिक्वायरमेंट क्या रहेगा सर, मैनेजमेंट को असेसमेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल करना है, अलोंग विद ऑडिटर्स वेरिफिकेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल करना। इसके अलावा एक आपका जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो ऑडिटर्स को लेकर के भी है। द एक्ट रेस्ट्रिक्ट ऑडिटर्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग द सर्टेन नॉन ऑडिट सर्विस टू ऑडिट क्लाइंट। याद रखिएगा, यहाँ पे ऑडिटर्स को रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप लोग केवल और केवल आपके जो डिपार्टमेंट, आप जिस चीज के अंदर प्रोफेशनल है वही सर्विस प्रोवाइड कीजिएगा। अगर आप लोग नॉन ऑडिट सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है, ये इसका एक प्रोविजन है, ठीक है। अब इसके अलावा आपका एक ऑडिट कमेटी की रिक्वायरमेंट होती है, इनहांस करना है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर को, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा,
अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफ द व्हीसल ब्लोअर, अभी अभी हमने पढ़ा ना, जो वीगिल मैकेनिज्म होता है, तो वो वाला मामला है, ठीक है। इसके अलावा आपका स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर द फ्रॉड का एक आपका यहाँ पे प्रोविजन दिया गया। कुल मिलाकर के ये आपको याद रखने हैं सर। आपका एक सेक्शन 302 है, 404 है, 401 है, 409 है, 802 है और 806 है। ध्यान दीजिएगा, 302 का ताल्लुकात किससे रहने वाला है? सीईओ और सीएफओ सर्टिफिकेशन से। 404 का ताल्लुकात रहेगा इंटरनल कंट्रोल रिपोर्टिंग से। 401 का ताल्लुकात रहेगा फाइनेंशियल डिस्क्लोजर से। 409 का ताल्लुकात रहेगा रियल टाइम डिस्क्लोजर से। और 802 का ताल्लुकात रहेगा क्रिमिनल पेनल्टीज फॉर द फ्रॉड को लेकर के। और 806 का ताल्लुकात रहेगा विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन को लेकर के, ठीक है। आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी, आपको समझ में आया होगा। देखिए, रिवीजन के तौर पे हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, वरना आप लोग ही कहेंगे कि भाई साहब एक यूनिट के लिए हमारा 1-1.5 घंटा एक तरीके से इन्वेस्ट हो गया। तो जितना शॉर्ट में चीजों को रख सकता हूं, जहां पे मेरी जरूरत नहीं है उनको मैं स्किप करता चल रहा हूं। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा मैं वहां पे आपके तमाम डाउट्स का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आई होप कि माय डियर फ्रेंड्स क्लियर रहा होगा। इसके अलावा इंपोर्टेंस एंड क्रिटिसिज्म को भी ये 3-4 पॉइंट है, इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका इंपैक्ट रहा, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, फ्रॉड प्रिवेंशन और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन अलोंग विद गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको आज के क्लास के अंदर हमने कवर किया है। और 3-4 बार लाइट जाने के बाद, 5-6 बार सिस्टम बंद होने के बाद और 6-7 बार वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद फाइनली हमने इस यूनिट को कंप्लीट कर दिया है। अब कुछ ही देर में आई थिंक आपको 20 मई को आपको हमारे चैनल के ऊपर ये वाला वीडियो देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोग अगर इतना पढ़ लेते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर ये वो टॉपिक है जिनके रिपीट होने की, मार्क माय वर्ड्स, प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना और चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाली है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बात, कीप लर्निंग।